हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म CCC बाय फिशरी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में। तो आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 का पहला पार्ट होने वाला है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 से दूसरा पार्ट यानी सेकंड क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ईमेल क्या होता है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ईमेल होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का अर्थ है संदेशों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान करना। जो संदेश हैं उनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान करते हैं तो उसी को ईमेल कहा जाता है। जिस प्रकार से हम एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, उसी प्रकार से ऑनलाइन पत्र भेजने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ईमेल कहा जाता है। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, अगर आपको किसी के लिए कोई भी लेटर भेजना है तो आप उसे डाक से यानी पोस्ट करते थे, है ना, पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे भेजना होता था। वैसे ही आज हम ऑनलाइन किसी को मेल भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके माध्यम से हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और किसी को भी मेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर थोड़ा सा हम मेल की हिस्ट्री को समझें यानी इतिहास को समझें तो ईमेल का जो आविष्कार हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है। अमेरिका के कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमलिंसन के द्वारा हुआ है। यानी ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया। ये पहला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए है, इसको याद रखना है। कब हुआ है? 1971 में रे टॉमलिंसन ने ARPANET के लिए काम करते हुए सबसे पहले @ का उपयोग करके कंप्यूटर के बीच संदेश भेजने के लिए पहली सिस्टम का आविष्कार किया और सबसे पहला ईमेल संदेश भेजा था। यानी सबसे पहला ईमेल संदेश यहाँ पे क्या होगा? आविष्कार। ठीक है, तो सबसे पहला ईमेल संदेश जो है वो रे टॉमलिंसन ने भेजा था और ARPANET का इस्तेमाल करके। इंटरनेट नहीं था तब ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके दो कंप्यूटर आपस में पास पास रखे गए और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल को पहली बार भेजा गया। तब से रे टॉमलिंसन को ईमेल का आविष्कारक और ईमेल का जनक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया ईमेल को भेजने के लिए? ARPANET का इस्तेमाल किया गया। 1971 में पहली बार ईमेल भेजा गया, किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा। अब देखिए, रे टॉमलिंसन ने ARPANET पर पहला ईमेल दो कंप्यूटरों के बीच भेजा जो अगल बगल थे यानी पास पास रखे गए थे। जिसमें लिखा क्या था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं कि पहली बार जब रे टॉमलिंसन ने अपने लिए ही मेल भेजा इस कंप्यूटर से पास वाले कंप्यूटर में, तो क्या लिख करके भेजा? तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा था, QWERTY, ऐसे लिखा था QWERTY UIOP, ये उन्होंने मेल में लिखा था, या 1 2 3 टेस्टिंग लिखा गया था। ठीक है ना, तो जब पहली बार मेल भेजा गया था तो ये वर्ड यहाँ पर लिखे गए थे, ये आपको याद रखना है। तो ये तो थोड़ा इतिहास के बारे में आपको पता चला कि ईमेल का आविष्कार कब हुआ, किसने किया और पहली बार ईमेल कब भेजा गया, किस नेटवर्क का यूज किया गया और जब पहली बार मेल भेजा गया तो उसमें क्या लिखा गया। अब अगर हम बात करें ईमेल एड्रेस की, क्योंकि जब हम किसी को मेल भेजेंगे तो उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए, तभी हम मेल भेज सकते हैं। जैसे मान लिया किसी को अगर हमें पत्र भेजना है तो जिसके पास पत्र भेज रहे हैं उसका पता आपको मालूम होना चाहिए। जिसके पास आप पत्र भेजेंगे उसका पता अगर नहीं मालूम होगा तो ऐसे पत्र कहाँ जाएगा। तो वैसे ही हम जब ईमेल किसी को भेजते हैं तो उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो ईमेल जो एड्रेस होता है एक मानक के रूप में लिखे जाते हैं या दो भागों में विभाजित होते हैं। ईमेल पता दो भागों में बटा होता है। पहला पार्ट यूजर नेम, दूसरा पार्ट डोमेन नेम। फर्स्ट पार्ट यूजर नेम, दूसरा पार्ट डोमेन नेम। यूजर नेम तथा डोमेन नेम को एक विशेष संकेत जिसे @ का सिंबल कहा जाता है के द्वारा अलग किया जाता है। पहला पार्ट यूजर नेम, दूसरा पार्ट डोमेन नेम को विशेष संकेत @ के सिंबल से दोनों को अलग किया जाता है। ईमेल सेवा देने वाली बहुत सी अलग अलग वेबसाइट हैं जिन्हें ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्हें ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता है। जो ईमेल को होस्ट करते हैं अर्थात अपने सर्वर पर ईमेल को स्टोर करते हैं।
ठीक है, यानी उनके सर्वर पर आपका ईमेल अकाउंट बन जाता है और अब आप ईमेल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे जीमेल आप सब जानते हैं सबसे पॉपुलर है आपका, तो आप सब का अकाउंट जीमेल पर होगा, है ना, आप सभी ने जीमेल पर अपना अकाउंट बनाया होगा। तो जीमेल गूगल का ही है और सबसे पॉपुलर है आपका। इसके बाद mail.com पर भी आप बना सकते हैं, AOL मेल पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। याहू मेल भी काफ़ी फेमस है, इस पर भी आप बना सकते हैं। तो ये इंडेक्स मेल हो गया आपका, जोहो मेल हो गया आपका, GMX हो गया आपका, ठीक है, प्रोटॉन मेल आपका हो गया। ये तमाम क्या हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप जीमेल पर बना सकते हैं, याहू पर बना सकते हैं, रेडिफ मेल होता है, हॉट मेल होता है, तो हॉट मेल पर भी बना सकते हैं, रेडिफ मेल पर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद अब आप किसी को भी मेल भेज सकते हैं। तो इतना आपके समझ में आ गया कि ईमेल क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जीमेल और ईमेल में अंतर नहीं जानते हैं, तो अभी आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। ईमेल एक कॉमन नेम है, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल जब हम भेजते हैं किसी को, जब हम मेल करते हैं किसी को, तो ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, ना कि ये जैसे आप जब किसी को पत्र लिखते हैं तो नॉर्मली हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे डालते हैं, है ना, उसको स्पीड पोस्ट कराते हैं, तभी वो किसी के पास पहुँचता है। बट यहाँ पे ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। लेकिन जीमेल क्या है, जीमेल एक प्रकार का गूगल मेल है। तो गूगल मेल क्या काम करता है, ये आपको ईमेल भेजने की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसको आप ऐसे मान लो जैसे आपका जो स्पीड पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस आप कहें, या आप इसको हिंदी में डाकघर कहें, तो जो आपका डाकघर है या पोस्ट ऑफिस है, वही काम आपका जीमेल करता है। आपका पोस्ट ऑफिस क्या करता है, आपसे आपका लेटर लेता है और आगे इसको भेजता है गंतव्य तक जहां इसको भेजना होता है। ऐसे जीमेल भी एक प्रकार का माध्यम है कि हम इस माध्यम का यूज करके अपना मेल किसी को भेज सकते हैं, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं वो किसी को भेज सकते हैं। तो जीमेल एक प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है और ईमेल एक प्रकार का कॉमन नेम है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसमें सबसे पहला जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है जीमेल, तो जीमेल की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है गूगल मेल, ठीक है। और गूगल मेल का आविष्कार पॉल वचेट के द्वारा किया गया था। 1 अप्रैल 2004 को इसका आविष्कार हुआ जीमेल का। याहू मेल का आविष्कार 8 अक्टूबर 1997 में जेरी यंग एंड डेविड फिलो के द्वारा किया गया था, ये याहू मेल है। तथा याहू सर्च इंजन का आविष्कार 1994 में ही हो गया था, यानी याहू मेल भी है और याहू सर्च इंजन भी है। तो सर्च इंजन बना था 1994 में और आपका याहू मेल बना था 1997 में, ठीक है। जेरी यंग एंड डेविड फिलो के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये दोनों बातें याद रखनी है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ईमेल एड्रेस को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम क्या होता है, यह ईमेल पते का वह हिस्सा होता है जिसे सर्वर का नाम कहा जाता है, अर्थात जहाँ पर ईमेल स्टोर होते हैं सर्वर ही मेल को होस्ट करता है। तो आप जब ईमेल किसी को भेजेंगे तो वो डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए ऑनलाइन, तो वो डेटा किसी न किसी सर्वर पर स्टोर होता है और वो जो सर्वर होता है उसका भी अपना एक नाम होगा, उसका भी अपना एक यूनिक नाम होगा। तो वो सर्वर हो सकता है कौन सा, gmail.com। तो gmail.com क्या है, एक प्रकार का मेल सर्वर है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक। तो डोमेन नेम इसको बोलेंगे या फिर सर्वर बोल सकते हैं, होस्ट बोल सकते हैं, जो हमारे डेटा को होस्ट करता है। दूसरा अकाउंट नेम या यूजर नेम होता है। एक ईमेल सर्वर एक व्यक्ति या लाखों लोगों के लिए ईमेल को होस्ट कर सकता है। अकाउंट नेम या यूजर नेम आपके यूजर के द्वारा सेट किया जाता है, अर्थात जब किसी मेल सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट पर अपना ईमेल खाता बनाते हैं उस समय आपको अपना एक यूनिक यूजर नेम बनाना पड़ता है। जैसे मान लिया आप gmail.com की वेबसाइट पर गए और gmail.com की वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ईमेल अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना एक यूज़र नेम डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा यूज़र नेम आप रखना चाहते हैं। तो एक यूज़र नेम होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम वेबसाइट का नाम, जिस वेबसाइट पर आप अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, अगर आप समझ पाएँ तो यहाँ पर हम आपके सामने जीमेल को ओपन कर देते हैं। सबसे पहले gmail.com पर हम चलते हैं और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में gmail.com पर आएंगे, ठीक है, एक मिनट, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में gmail.com ओपन करेंगे, देखिए
आप जैसे ही अपने कंप्यूटर पर जीमेल को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका gmail.com आपके सामने ओपन हमने कर दिया है। अब ये gmail.com क्या है, एक प्रकार का मेल सर्विस प्रोवाइडर है, यानी हमें मेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। हम यहाँ साइन इन कर सकते हैं, क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं, या यहाँ से भी हम क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट पर हम क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। मतलब हम यहाँ पर अपना अब जीमेल पर कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना नाम डाल देना है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम डाल दीजिएगा। अब नाम डालेंगे, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओके करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आगे अपना मोबाइल नंबर भी डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो yahoo.com पर चलते हैं, याहू मेल को ओपन कर लेते हैं, या yahoo.com पे चले जाइए तो यहाँ से याहू मेल आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखो साइन इन का ऑप्शन है और साइन अप का ऑप्शन है। तो हमें फर्स्ट टाइम में क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। हम साइन अप पर क्लिक कर देते हैं और जैसे साइन अप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अब डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। आप अपना यहाँ पर पूरा नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपका फुल नेम हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका देखो ये आपका क्या है, @ का बाद क्या है, yahoo.com, ये होस्ट नेम है, ये तो यहाँ पे मिलेगा वेबसाइट की तरफ से। अब आप अपना नाम जो भी रखना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम देवेंद्र है तो हम यहाँ देवेंद्र और इसके बाद में आगे हमारा ये लग जाएगा। या कोई नंबर ऐड करना चाहें, कई बार हमारा यूजर नेम नहीं मिलता है क्योंकि इस नाम से बना होगा कहीं ना कहीं, तो ये नहीं मिलेगा, तो कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा यूजर नेम बन गया। अभी देखो इसने मान लिया कि हाँ ठीक है ये आपका बन जाएगा और yahoo.com आगे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अपना पासवर्ड कोई भी बना लेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और कंटिन्यू कर देना है, तो आपका yahoo.com पर ईमेल अकाउंट बन जाएगा। इसी प्रकार से हम अदर बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे मुझे यहाँ पर रेडिफ मेल पर बनाना है तो रेडिफ मेल पर हम बना लेंगे। रेडिफ मेल पर चले जाएंगे, यहाँ से रेडिफ मेल पर क्लिक करेंगे और अब आप अपना अकाउंट रेडिफ मेल पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो यहाँ पर फुल नेम पूछा है तो आपको अपना नाम डाल देना है। चूज अ रेडिफ मेल ID, यहाँ पे आप कोई यूजर नेम अपना बना लेंगे और लास्ट में क्या रहेगा, redifmail.com रहेगा। तो ये आपका डोमेन नेम लास्ट में रहने वाला है। तो अगर हम जीमेल पर बनाते हैं तो हमारा जो जीमेल का होता है .com, gmail.com वो हमें दिखता है। अगर हम अदर किसी वेबसाइट पे बनाते हैं तो उसका हमें डोमेन नेम दिखेगा। ठीक है, तो डोमेन नेम आप समझ गए, ये होस्ट नेम है जहाँ पर हमारा मेल होस्ट होगा, या जहाँ पर हमारा जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर ही हमारा डेटा होगा, उसके सर्वर में हमारा डेटा होगा और हम उसके सर्वर में अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं अपने नाम से, वो हमारा यूजर नेम कहलाता है। तीसरा इसमें होता है @ का सिंबल। तो ये क्या करता है, @ का इस्तेमाल ईमेल यूजर नेम तथा डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है। यानी हमारा जो ईमेल है, ठीक है, तो उसमें क्या एक यूजर नेम एक डोमेन नेम है, दोनों को अलग करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है info.CCWiFi Study, ये दिया गया है। तो ये इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, इतना पार्ट हमारा हो गया यूजर नेम, ये हमारा यूजर नेम हो गया है। और @gmail.com क्या हो गया, ये हमारा होस्ट नेम हो गया है, मीन यहाँ पर ही हमारा ईमेल होस्ट किया गया है। तो ये वेबसाइट का नाम हो गया है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड हमें कर रही है, gmail.com। ठीक है, तो पहला वाला यूजर नेम जो यूजर डिफाइन करता है, जैसे यूजर अपने हिसाब से बनाता है। लास्ट वाला gmail.com या अदर जो भी हो सकता है वो आपका सर्वर का नाम होता है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे हेल्प लिखा हुआ है, यूजर नेम हो गया, उसके बाद @ का सिंबल और आ गया है CCWiFi.com। तो यहाँ पर gmail.com आया ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद अपनी वेबसाइट पर ही ईमेल अकाउंट क्रिएट कर दिया है। तो gmail.com हो सकता है, yahoo.com हो सकता है, कोई पर्सनल वेबसाइट भी हो सकती है, यानी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी अकाउंट बनाया जा सकता है, जैसे CCCWiFi.com पर अकाउंट बनाया गया है। तो ऐसे यहाँ पे हेल्प हो गया। अब यहाँ हमने केवल हेल्प रखा है, आप चाहो तो यहाँ हेल्प डॉट कुछ और कर सकते हैं, या फिर आप info.CCWiFi@CCCWiFi.com कर सकते हैं। तो ये इस समय CCCWiFi.com क्या काम कर रहा है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। यानी इस समय CCCWiFi.com जो है वो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूजर हमने तैयार कर दिया है, एक यूजर नेम सेट कर दिया है और ये हमारा एक अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। अब हम इस मेल से किसी को मेल कर सकते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर भी मेल कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ईमेल एड्रेस होता है। अब मुख्य इसके दो भाग होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। बीच में @ का सिंबल होता है जो दोनों को अलग करने का काम
करता है। इतना आपके समझ में आ चुका है। अब अगर हम मेल जब भेजते हैं तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो जब आप मेल भेजते हैं तो कंपोज पर क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे एक 2 का सेक्शन आता है। 2 के सेक्शन में हमें लिखना पड़ता है एड्रेस। क्या लिखना पड़ता है? एड्रेस। हम जिसको मेल भेजेंगे उसका ईमेल एड्रेस हमें पता होना चाहिए, तो 2 के सेक्शन में डालेंगे। सब्जेक्ट में हम डालेंगे टॉपिक, वही किस टॉपिक पर हम मेल भेज रहे हैं, है ना। तो जिस टॉपिक पर आप मेल भेज रहे हैं वो लिखना है। और नीचे यहाँ पे बॉडी होता है, इसके अंदर हमें अपना कंटेंट टाइप करना होता है, जो हम कहना चाह रहे हैं ईमेल के माध्यम से, जो हम लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। नीचे कुछ फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट के भी ऑप्शन होते हैं। और हम यहाँ से फाइल को अटैच कर सकते हैं। अब इसमें फाइल अटैच करने का जो आपका साइज है वो 25 MB तक का होता है। 25 MB तक की फाइल को हम इसमें जोड़ सकते हैं। 25 MB से अगर बड़ी फाइल है तो हम उसको यहाँ से जब अटैच करेंगे तो वो फाइल हमारी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। तो फिर गूगल ड्राइव के थ्रू हम उसको अटैच करके यहाँ से सेंड करते हैं, ठीक है। तो 25 MB तक की फाइल को ही हम जीमेल के द्वारा भेज सकते हैं। ये जीमेल का मेल सर्विस प्रोवाइडर जीमेल है, उसी का यहाँ पे इंटरफेस आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब मेल बॉक्स की अगर बात करें तो मेल बॉक्स क्या होता है, तो मेल बॉक्स में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं हमारे जीमेल के अंदर। आप देखेंगे तो जैसे इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, ये सारे फोल्डर को मिला करके मेल बॉक्स का नाम दिया जाता है। अब मेल बॉक्स में सबसे पहला फोल्डर इनबॉक्स का होता है। तो इस फोल्डर में आपको जितने भी मेल प्राप्त हुए हैं वह दिखाई देते हैं। जो मेल आपके पास आए हैं, किसी और ने भेजे हैं आपके पास, वो सब इनबॉक्स में डिस्प्ले होते हैं। तो इनबॉक्स में प्राप्त मेल हमें दिखाई देंगे। एक होता है आउटबॉक्स, जो मेल किसी कारण से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाते हैं वह मेल इस फोल्डर में सेव हो जाते हैं। जैसे नेटवर्क इश्यू हो गया, एड्रेस सही नहीं था, तो इस प्रकार से अगर किसी कारणवश वो मेल सेंड हो ही नहीं पाया तो वो आउटबॉक्स में आकर के स्टोर हो जाएगा। और आउटबॉक्स में जाके हम दोबारा मेल को क्या कर सकते हैं, दोबारा रीसेंड कर सकते हैं। फिर होता है सेंट बॉक्स। तो इस फोल्डर में सभी भेजे गए मेल होते हैं। जो मेल आपने किसी को भेजे हैं वो आपके जीमेल के अंदर सेंट बॉक्स का नाम का फोल्डर होगा, उसमें वो सेव हो जाएंगे। फिर एक होता है ड्राफ्ट नाम का फोल्डर। तो इस फोल्डर में वह मेल होते हैं जो अभी अधूरे हैं, अर्थात अभी लिखना बाकी है। तो ऐसे मेल जो आप कंपोज कर रहे होते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं, वो अधूरे मेल आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं। तो ड्राफ्ट में जाके वापस से उसे पूरा कर सकते हैं और फिर आप उसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पैम फोल्डर की। एक होता है स्पैम फोल्डर। तो इस फोल्डर में वह मेल सेव होते हैं जिसे जीमेल द्वारा स्पैम घोषित किया जाता है, अर्थात स्पैम मेल इस फोल्डर में सेव हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अनवांटेड हमारे पास मेल आते रहते हैं जिसे अवांछित मेल कहते हैं या अनसोलिस्टेड मेल भी कहते हैं। तो स्पैम को अनसोलिस्टेड मेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली जीमेल क्या करता है, आपके स्पैम फोल्डर में डाल देता है। उसको लगता है कि ये थोड़ा अनवांटेड है तो या इसमें कोई मालवेयर वगैरह हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, तो वो स्पैम में डाल देगा। तो स्पैम के अंदर जितने भी मेल होते हैं उनको आपको ओपन नहीं करना चाहिए, उनको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसे अनसोलिस्टेड मेल के नाम से भी जाना जाता है या इसे जंक मेल भी कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है, इसे हम जंक मेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्पैम समझ में आ गया। स्पैम फोल्डर होता है, वहां पर सभी ऐसे अनवांटेड मेल होते हैं जो जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, बट बहुत सारे मेल हमारे पास आते रहते हैं, वो अवांछित मेल यहाँ पर आ जाते हैं। एक होता है ट्रैश फोल्डर। तो इस फोल्डर में सभी डिलीट किए गए मेल होते हैं। इसमें 30 दिनों तक मेल रहता है, उसके बाद स्वतः डिलीट हो जाता है। आपने जो भी मेल डिलीट किया वो ट्रैश में चला जाएगा, परमानेंट डिलीट नहीं होगा, वो ट्रैश में चला जाएगा। और जब ट्रैश से डिलीट कर देंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन ट्रैश में चला गया और आपने डिलीट नहीं किया तो 30 डेज के बाद में वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो 30 डेज के बाद वो ट्रैश फोल्डर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं फिर भी हो जाएगा। तो ट्रैश फोल्डर में क्या होता है, डिलीटेड मेल होते हैं। ये सारी बातें अच्छे से समझना है, दोबारा से क्लास देखना है। दोबारा से देखोगे तो सारी बातें क्लियर आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ और पॉइंट आपके लिए हैं, जैसे जीमेल तथा याहू में अधिकतम 25 MB तक की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। जीमेल और याहू मेल में हम अगर फाइल को अपलोड करना चाहें तो 25 MB तक की फाइल को ही अपलोड कर सकते हैं। आउटलुक में क्या होगा, 20 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं अगर आउटलुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आउटलुक की भी बात हम आगे करेंगे। आउटलुक एक हमारा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू अगर हम मेल करते हैं तो 20 MB तक की फाइल को ही हम अपलोड कर सकते हैं। और जीमेल में हमें टोटल स्टोरेज मिलता है 15 GB का। जीमेल में टोटल स्टोरेज कितना मिलेगा, 15 GB का हमें स्टोरेज मिल जाता है। ये एक टोटल स्टोरेज होता है। जीमेल होता है, इसमें गूगल फोटोज होता है, इसमें आपका ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव
जीमेल, फोटोज, ये सब मिलाकर के टोटल 15 GB डेटा हमें स्टोर करने के लिए मिलता है। उसके बाद में अगर हम और स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हम इनके पैकेज को ले सकते हैं। मीन हमें फिर डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज पैकेज जो है लेना पड़ेगा, मीन उसको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा इंटरफेस समझिएगा। ये आपका जीमेल यहाँ पे ओपन किया गया है, थोड़ा सा ब्लर कर दिया हमने, तो ये इंटरफेस आपका है। अब यहाँ पे सारे प्राइमरी मेल आपको दिखाई देंगे। जो मेल आपने नहीं पढ़े होते हैं वो थोड़ा हाईलाइट होते हैं, थोड़ा डार्क होते हैं। जो मेल आपने नहीं पढ़े होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा डार्क दिखते हैं आपको। ठीक है, तो ये इनबॉक्स का ही यहाँ पर सब रहता है। पहले इनबॉक्स यहाँ लिखा गया है और 67 ईमेल ऐसे हैं जो आपने पढ़े नहीं हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हम स्टार कर सकते हैं किसी मेल को। हम अगर स्टार पे क्लिक करेंगे वो स्टार वाले फोल्डर में आ जाएगा। जैसे कोई बहुत ज़रूरी है तो उसको हम अलग फिल्टर कर सकते हैं, तो वहाँ पे स्टार मार्क पर हम क्लिक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी सेंट के अंदर सेंट मेल होते हैं, हम इंपॉर्टेंट में भेज सकते हैं, स्नूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट में चले जाएंगे, कैटेगरी भी आगे हमें यहाँ पर मिल जाती हैं बहुत सारी, तो इसको बना सकते हैं। तो ये एक इंटरफेस होता है हमारे जीमेल का, जब हम किसी को जीमेल के माध्यम से मेल भेजते हैं। ये गूगल मेल का हमने बताया नहीं, जीमेल का हमने बताया। ऐसे ही याहू के अंदर अलग इंटरफेस दिखेगा आपको, है ना, हॉटमेल के अंदर अलग इंटरफेस दिखेगा आपको। तो अलग अलग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके अंदर अलग अलग इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा, और उसको बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी बहुत अंतर नहीं होता है। अगर आप हॉटमेल पे बनाएंगे, याहू पे बनाएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा, बाकी आप देख करके समझ जाएंगे कि इसमें हमें कैसे मेल करना है। और जब भी हम मेल भेजते हैं तो हमें कंपोज बटन पर क्लिक करना होता है। मीन कंपोज बटन पर क्लिक करके हम ईमेल को भेज सकते हैं। अब ईमेल के अंदर एक और पार्ट होता है ईमेल सिग्नेचर का। ईमेल सिग्नेचर का सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पे जो टू का सेक्शन है, तो टू का सेक्शन होता है। उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट का सेक्शन होता है, फिर कुछ हम लिख सकते हैं बॉडी के अंदर, फिर फाइल को अटैच कर सकते हैं, और लास्ट में हमारा ईमेल सिग्नेचर होता है। बहुत सारी कंपनियों के मेल आपके पास आते होंगे, तो आपने देखा होगा सबसे लास्ट में लिखा होता है थैंक्स विद रिगार्ड्स। तो थैंक्स विद का जो ऑप्शन है, थैंक्स विद रिगार्ड ऐसे लिखा होता है, और यहाँ पे लोगो वगैरह उनका लगा होता है। तो यही सिग्नेचर वाला पार्ट होता है। तो ईमेल सिग्नेचर के मेल के अंत में जोड़ा जाता है। जब आप मेल भेजते हैं तो लास्ट में ये ऐड हो जाता है। ईमेल सिग्नेचर में आप टेक्स्ट या पिक्चर आदि जोड़ सकते हैं, चाहे पिक्चर चाहे टेक्स्ट, चाहे दोनों। इसमें अधिकतम 10,000 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं, यानी इसके अंदर 10,000 कैरेक्टर को लिखा जा सकता है। किसके अंदर? ईमेल सिग्नेचर में 10,000 कैरेक्टर को लिखा जा सकता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ईमेल सिग्नेचर क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ईमेल क्लाइंट की, बहुत सारे आपके ईमेल क्लाइंट होते हैं। अब ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि ईमेल क्लाइंट हम किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम ईमेल क्लाइंट की बात करें तो ईमेल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल ईमेल को मैनेज तथा पढ़ने व भेजने में करते हैं। इसके द्वारा ईमेल को मैनेज कर सकते हैं, मीन इसको पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम सभी ईमेल सीधे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर भी ओपन कर सकते हैं। हम सीधे gmail.com पे चले गए, हम सीधे yahoo.com पे चले गए, मीन हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर के सीधे वेब पर लॉगिन करके हम एक्सेस कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ कि हम वेब पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अर्थात मेल को वेब पर एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम चाहें तो ईमेल को किसी न किसी ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर पर एक बार कॉन्फ़िगर करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई आपके कंप्यूटर में ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उसमें एक बार आप अपने ईमेल को कॉन्फ़िगर कर देंगे, एक बार आप आईडी पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर देंगे, सेट कर देंगे, फिर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप आगे से मेल भेजते रहेंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे, वैसे मेल ओपन हो जाएगा। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे, एक बार केवल अपना आईडी पासवर्ड डाल के उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फिर आप अपना मेल का जो फोल्डर होता है आपके मोबाइल फ़ोन में, उसको क्लिक करके मेल पढ़ते रहते हैं। ठीक, एक बार आपने सेट कर दिया, आपको गूगल पे थोड़ी जाके मेल पढ़ना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन में आपको जीमेल का अलग से ऑप्शन मिल जाता है, या मेल नाम से भी आता है, उसमें आप किसी टाइप का मेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे बनाई हो या अदर कोई मेल हो, तो आप वहाँ पे वो लॉगिन करवा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो एप्लीकेशन हैं ये आपके ईमेल क्लाइंट होते हैं। तो ऐसे ईमेल क्लाइंट जो होते हैं, इनके द्वारा हम मेल को मैनेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं। तो आप चाहें तो सीधे वेब पर लॉगिन कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, या फिर आप ईमेल क्लाइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ईमेल क्लाइंट के बारे में हम बात करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है।
माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो दोनों रूपों में उपलब्ध है, एक पृथक अनुप्रयोग के रूप में और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में। वर्तमान संस्करण विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 है, यानी वर्तमान संस्करण की बात करें, लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो ये विंडोज़ के लिए 2010 है और मैक ओएस के लिए ये 2011 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए इतने सारे ईमेल क्लाइंट हैं, इतने सारे ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोजिला थंडरबर्ड हो गया, मेल हो गया, ठीक है, उसके बाद ईएम क्लाइंट हो गया, एप्पल मेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो हो गया, स्पाइक हो गया। तो ये सब क्या हैं, ये सब ईमेल सर्विस, ये सब ईमेल प्रोवाइडर हैं या आप ईमेल क्लाइंट कह सकते हैं। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर आप इनको बोलेंगे। बेसिकली क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, इनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ये डायरेक्ट हम जैसे मान लिया हम gmail.com पे चले गए, वो तो आपका एक वेब एक्सेस हो गया, मीन हम वेबसाइट पे जाके ईमेल को हमने एक्सेस कर लिया। वो जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है या अदर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, उसकी वेबसाइट पर जाके आपने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। वर्ड जब हम एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो वो हमारा एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और अब हम इसमें अपना पहली बार एक बार हम ईमेल को कॉन्फ़िगर कर देंगे, फिर हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट समझना है आई क्लाउड की। अगर हम बात करें तो आई क्लाउड क्या है, आई क्लाउड एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित एक क्लाउड सेवा है। ये 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। आई क्लाउड उपयोगकर्ताओं को एप्पल मेल, एप्पल कैलेंडर, एप्पल फोटो, एप्पल नोट्स, संपर्क यानी कॉन्टैक्ट, सेटिंग, बैकअप और फाइलों सहित सभी डिवाइसों में डेटा संग्रहित और सिंक करने में सक्षम बनाता है। अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहयोग करने और फाइंड माई के माध्यम से संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आई क्लाउड भी एप्पल इनकॉर्पोरेशन का एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। इसके माध्यम से भी हम ईमेल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं जो एप्पल के डिवाइसेज हैं। यानी हम यहाँ पर अगर एप्पल स्टोर पर या आप यूँ कहें कि एप्पल की वेबसाइट पर जाकर हमें ईमेल अकाउंट बनाना है तो आई क्लाउड पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई क्लाउड एक एप्पल का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर जाके अपना अकाउंट आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे क्लाइंट हैं जैसे मोजिला थंडरबर्ड, जैसे मैंने बताया, मेल हो गया, स्पाइक हो गया, ईएम क्लाइंट हो गया, एप्पल मेल हो गया, क्लॉज मेल हो गया। ये सब आपके क्या हैं, ईमेल क्लाइंट हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। इसके बाद में कुछ और थोड़ा बहुत ईमेल से हम लोग पढ़ेंगे, फिर सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में समझेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, मुझे लगता है मिनिमम 2 क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 और 9 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आगे के चैप्टर अब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये काफ़ी लेंथी चैप्टर थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 7, 8, 9 में बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें टॉपिक पढ़ने को नहीं होते हैं। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर आपका है 7 वाला मैक्सिमम 3 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।